स्टूडेंट्स, हमारा अगला पॉइंट कहता है कि हमें कक्षा में बालक की रुचि को विकसित करना है, तो इसके लिए हमें उसे शिक्षण कराना पड़ेगा उसकी योग्यता के अनुसार। हम सभी जानते हैं कि कक्षा में बालक अलग अलग मानसिक स्थिति के होते हैं, सभी बालक अलग अलग आईक्यू लेवल रखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बालक को जब शिक्षण कराना है, कक्षा को शिक्षण कराना है, तो उनकी योग्यता को ध्यान में रख करके हमें अपने शिक्षण की स्पीड को रखना है। जैसे हमने इतनी तेज गति से टीचिंग नहीं करानी कि जिससे एक सामान्य बालक उसको समझ पा रहा है, इंटेलिजेंट समझ पा रहा है, लेकिन स्लो लर्नर उसको कुछ समझ ही नहीं पा रहा, कैच ही नहीं कर पा रहा। तो इससे क्या होगा, उसका तो ध्यान भटकेगा ही ना। जब तक हमें समझ में आता रहता है तब तक हमारा ध्यान कक्षा में रहता है, और जब हमारा ध्यान कक्षा से भटकता है तो हम जो है वापस से अपना ध्यान वहाँ नहीं लेके आते। क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि तब तक वो जो आगे जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो आगे बढ़ चुका होता है। तो इस तरह से हमने सभी बच्चों को साथ लेकर के चलना है। तो हमने बालक की योग्यता के अनुसार, कक्षा के विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें शिक्षण कराना है। हमारा शिक्षण कार्य ऐसा हो जो सबके लिए एक लेवल क्रिएट करे, सबको एक समान अधिगम हो सके, अधिगम की प्राप्ति हो सके, ऐसा शिक्षण हमारा होना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। और स्टूडेंट्स, इस बात पे तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है अगर उसका जो शिक्षण है या उसका व्यवहार है वो पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। हमेशा एक शिक्षक का व्यवहार, एक आदर्श जो स्थापन करने की बात होती है, एक अध्यापक आदर्श होता है अपने विद्यार्थियों के लिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसका व्यवहार कैसा हो, उसका व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे शिक्षक 2-3 बार जब विद्यार्थी को कुछ समझा देते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता तो वो ये कह देते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो 1 बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं। अगर वो पेशेंस रख करके बिना धैर्य को छोड़े विद्यार्थी पर मेहनत करेंगे तो विद्यार्थी ज़रूर सीखे। तो ये है सकारात्मक व्यवहार। अपने विद्यार्थी के प्रति ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। कभी भी किसी भी विद्यार्थी के प्रति हमें नकारात्मक व्यवहार नहीं करना, और ये नकारात्मक व्यवहार जो है ये बच्चे की रुचि नहीं विकसित होने देगा अधिगम में। और हमने क्या करना है, हमने इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे की रुचि को विकसित करना है अधिगम के प्रति। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक शिक्षक का अपनी शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान कक्षा में बालकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो व्यवहार हो वो पॉजिटिव हो। अगर आपके प्रति आपके शिक्षक का व्यवहार पॉजिटिव नहीं है, आपकी उसके साथ कुछ सामंजस्य नहीं बैठता, तब आप उस विषय में रुचि भी नहीं लेते। ऐसा आपने देखा होगा, या आपको वो विषय वैसे ही नहीं समझ में आता। और रीज़न क्या है? क्योंकि आपका तालमेल नहीं बैठ रहा, आपको अपने शिक्षक का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, या आप कंफर्ट नहीं है अपने अध्यापक के साथ। आप दोनों में, शिक्षक और विद्यार्थी में एक एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ा पहलू होता है जो बच्चे की रुचि को विकसित नहीं होने देता अधिगम में। और हमने क्या करना है, रुचि को विकसित करना है अधिगम के प्रति। तो हमारा व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करता है अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता की। अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता। तो बच्चों, अधिगमकर्ता कौन है? अधिगमकर्ता यानी कि विद्यार्थी जो अधिगम करते हैं। कर्ता माने काम को करने वाला, तो अधिगम करने वाला कौन है? बालक या विद्यार्थी कक्षा के। तो उनकी स्वतंत्रता भी बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दें, स्वतंत्रता दे दें कि वो बिना पूछे कक्षा में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कोई पता ही नहीं चल रहा, आप पढ़ा रहे हैं। या फिर बच्चे कक्षा में उद्यम मचा रहे और आप ये कहें कि मैंने तो वही इस बात को मानना है कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी है, अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों में आपके शिक्षण के दौरान क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। कैसा अनुशासन होना चाहिए? तो आत्म अनुशासन होना चाहिए। स्वयं पर, खुद पर
अपने आप से बच्चे अनुशासन स्थापित करें। ऐसा अनुशासन होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब हमें शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो हमारा ध्यान यानी कि एक विद्यार्थी का ध्यान भटकेगा ही नहीं, शरारतों की तरफ जाएगा ही नहीं, क्लास से बाहर जाएगा ही नहीं, टीचिंग से परे जाएगा ही नहीं, केवल और केवल फोकस होगा अधिगम पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने शिक्षण को ऐसा बनाना होगा कि जिससे कि बच्चा स्वतंत्र रहकर भी बिना किसी हमारी जो है उस पर कोई हमने बंदिशें नहीं लगा रखी, उन्हें कोई डांटा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो कक्षा में आराम से आप शिक्षण करा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। ऐसी स्वतंत्रता देनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे बालकों क्या है? यहाँ पे बच्चों उसका मतलब है कि बच्चा अपने दिमाग में आने वाले किसी भी प्रश्न को बिना किसी संकोच के आपसे पूछ सके। अगर आप उससे प्रश्न पूछें तो वो उत्तर दे सके, ऐसी स्वतंत्रता। अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, ऐसी स्वतंत्रता। तो ये है स्वतंत्रता जो हमने अधिगमकर्ता को देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्यार्थियों में व्यापक समझ का विकास। विद्यार्थियों में व्यापक समझ का विकास। अब ये क्या है? हम सभी जानते हैं कि कक्षा में विद्यार्थी भिन्न भिन्न होते हैं। अभी योग्यता में ही हमने इसकी बात कर ली। व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करते हैं, मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करता है। तो अगर मानसिक स्थिति सबकी अलग अलग है, IQ लेवल सबका अलग अलग है, तो बताओ अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्या सबका अलग अलग नहीं होगा? सब एक जैसा बोध स्तर तो नहीं रखेंगे ना, सबके समझने की क्षमता एक जैसी तो नहीं होगी। लेकिन हमने क्या करना है? उनकी जो समझ है उसको व्यापक करना है उसे। और व्यापक कैसे किया जा सकता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे कि हम बच्चे की समझ को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई कर सकते हैं, कि उसमें तर्क शक्ति का हम विकास कर सकते हैं। ऐसे मेथड से हम उसको पढ़ाएं कि उसका जो लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है किसी सब्जेक्ट को समझने का, या फिर आप जो उसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसे समझने का, उसमें जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे समझने का, वो एकदम आपके टीचिंग के इक्वल हो जाए। तो यहाँ बात हो रही है शिक्षक के शिक्षण और विद्यार्थी के अधिगम में सामंजस्य बिठाने की, लेवल दोनों का सेम करने की, कि आप जिस गति से पढ़ा रहे हैं बच्चा भी उस गति से सीखे, अधिगम करे। तो ये है व्यापक समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि बोध स्तर को हमने क्या करना है? वो ऊंचाई पर लेके जाना है, उसको बढ़ाना है, उसको शिक्षण के समान करना है। शिक्षण और अधिगम को एक साथ लेकर के चलना है, एक ऐसे कह सकते हैं कि एक स्पीड से लेकर के चलना है। तो ये है विद्यार्थियों में व्यापक समझ का विकास। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे पढ़ा, किसे पढ़ा? हमने अधिगम पर केंद्रीकरण या अधिगम पर पूर्ण ध्यान, जो कि मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्रबोधन, ये जो प्रोसेस है उसका एक हिस्सा है, फर्स्ट पॉइंट है, या ये कह लो कि पहला बिंदु है, जिसके अंतर्गत हमने बच्चे की रुचि को अधिगम के प्रति विकसित करना होता है। और उसके लिए हमने ये 10 पॉइंट पढ़ लिए कि ये टोटल ये 10 पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम बच्चे के अधिगम को एक केंद्रीकरण या एक दिशा प्रदान कर सकते हैं, अधिगम को विकसित कर सकते हैं। ठीक है। और अगली कक्षा में हम इसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु था अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, और इसके अलावा तीसरा बिंदु था पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना, इस पर बात करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।